नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि संवाद इंडेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में देश से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। G20 का आयोजन आप सभी जानते हैं कि देश में संपन्न हुआ है और G20 के जो सदस्य देश थे वे भारत में आए और G20 के आयोजन में सहभागिता की। G20 उस दौर में भारत में हुआ है जिस समय आर्थिक चुनौतियां पूरी दुनिया के अंदर अपना अपना असर डाल रही है और भारत भी उससे छूता नहीं है। भारत भी लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे देश के अंदर बड़े ज्वलंत बने हुए हैं। और मैं दुनिया के पटल पर भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें लगातार की जा रही है कि दुनिया के अंदर कहीं ना इकोनॉमिक क्राइसिस अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है, अपने अपनी जो मौजूदगी का एहसास सभी देशों को करा रहा है। ऐसे में G20 का आयोजन जो देश में होता है हमारे, उसमें जो मुख्य रूप से जो आर्थिक महाशक्तियां हैं दुनिया की और जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन सबका समागम इस G20 के माध्यम से हम कहीं ना कहीं देखते हैं। और G20 के इस आयोजन में देश की दुनिया की जो महाशक्तियां हैं और साथ ही जो दूसरी देश हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है जितनी आर्थिक महाशक्तियां हमारे दुनिया की, उन सबका एक साथ बैठना, वह आर्थिक रूप से चर्चा करके एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जो बात की जाती है कि आर्थिक जो समस्याएं हैं दुनिया के सामने, उसको हम चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें, उस पे G20 का जो आयोजन होता है उसको लेकर उसमें क्या सार निकला, उसके तक क्या तात्पर्य हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या मायने हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज। और साथ ही G20 का जो एक डिक्लेरेशन सामने आया है और साथ ही ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इस बात से हिमांशु बयानी जी जुड़े हुए हैं जो कि बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बड़ी उनकी ख्याति है और लगातार आर्थिक जगत को वह बड़ी नजदीकी से उसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव जो दुनिया में हो रहे हैं, जो भारत के अंदर हो रहे हैं, उसको भी उनका बड़ा बारीकी अध्ययन है। हम उनसे जानेंगे G20 का इसके क्या मायने भारत के दृष्टिकोण से और साथ ही जो आर्थिक चुनौतियां इस समय देश के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देती है, ग्लोबल तरीके से दिखाई देती हैं, उसका G20 समिट के अंदर जो भी आपस में समझौते हुए हैं, जो भी बातचीत हुई है, जो भी एक डिक्लेरेशन सामने आया है, उसके क्या मायने, उसके क्या निहितार्थ है। हिमांशु जी, मैं बहुत स्वागत इंडिया मंच पर। देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको। और ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा चुना है क्योंकि जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो है G20 की समिट में, वो मुझे लगता है एक लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ मत बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे, कुछ राष्ट्रों के बीच कुछ शब्दों को लेके जो चर्चाएं थी कि ये शब्द लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, रशियन इन्वेजन शब्द को लेके जो चर्चाएं थी, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पे पूरा का पूरा 37 पेज का जो डिक्लेरेशन दिया है, उसमें संभवत जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत की गई है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां पे पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात की गई है। तो अर्थतंत्र, हालांकि भले आज देश धार्मिक मुद्दों पे या इन मुद्दों पे बात कर रहा है, नाम देश का बदलेगा या नहीं बदलेगा, या गठबंधन या विपक्ष, पर देखिए हमेशा अर्थनीति, अर्थतंत्र किसी देश का अगर मजबूत ना हो तो उस देश को चलाना, उस देश के लोगों को, आपको अल्टीमेटली उस देश में बसे जो लोग हैं उनको 2 टाइम खाना खिलाना होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले बात आती है कि जेब हमारी कैसे भरी रहे। मतलब देश का जो अर्थतंत्र है, उसकी जो विकास या प्रगति की अगर आपको बात करनी है तो आपका अर्थतंत्र मजबूत होना चाहिए। हालांकि जीडीपी के आंकड़े को लेके भी बहुत बहस चल रही है। भारत की जीडीपी के कुछ अर्थशास्त्री है जो वो बोलते हैं कि ये नहीं है, कुछ बोलते हैं ये है, तो उसको लेके भी बहुत बहस चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें, G20 का जो डिक्लेरेशन है, तो उसमें सबसे पहला जो पृष्ठ है, जो जिसके बारे में बात की गई है, वो प्रियम्बल जो है उसका, फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब आप किस तरीके से आर्थिक तौर पे आप प्रगति करेंगे, आप प्लैनेट और पीस कैसे बैलेंस रखेंगे प्लैनेट के ऊपर, और लोगों की मतलब प्रगति और लोगों के जो लोगों का रोज बरोज का जो जीना है उसमें कितना आप इंप्रूव कर पाएंगे, उन मुद्दों को लेके बात की गई है। तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में कुछ मसलों पे जो चर्चाएं हुई उसमें कहीं ना कहीं हालात जो है वर्ल्ड के, उसको लिया गया है कि कास्केडिंग क्राइसिस अगर आ रही है तो उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे किस दिशा में लेके जाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा G20 की अगर डिक्लेरेशन की हम बात करें, 37 पेज का जो पूरा डिक्लेरेशन दिया गया है, उसमें अर्थतंत्र को लेके बात की गई है। और
ये कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो बनाने की बात है, तो उसमें किस तरीके से क्या क्या काम होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर बात की गई है कि ट्रेड, ये जो राष्ट्र जितने भी इसमें मेंबर्स हैं, उन राष्ट्रों के बीच ट्रेड का जो एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो अनलॉक करना पड़ेगा आपको पोटेंशियल, मतलब बैरियर्स ट्रेड का आपको नहीं रखने पड़ेंगे। इन मुद्दों पे चर्चा की गई है और एक ब्लूप्रिंट रखी गई है कि प्रिपेयरिंग द फ्यूचर फॉर द वर्क। मतलब आजकल क्या हो गया है, डिजिटल जिस तरीके से इकोनॉमी बन रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बेसिक जॉब्स थी, बैक एंड जॉब्स, क्लर्क की या बैक ऑफिस की जो जॉब्स थी या लेबर की कुछ जॉब्स थी, ड्राइवरलेस कार्स की हम बात कर रहे हैं, गार्डनिंग है वो टेक्नोलॉजिकली हो जाएगा, तो वैसी नौकरियां नहीं रहने वाली। तो उसमें आप कैसे मतलब एक लाएंगे। और एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंसी की है, और उसमें जो करप्शन का मुद्दा है, तो उसमें जो फाइटिंग करप्शन की बात है, आप करप्शन के सामने कैसे फाइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं G20 का जो 37 पेज का जो डिक्लेरेशन है, अगर उसमें आप पेज नंबर 3 से 6 के ऊपर बात करेंगे, तो पहली बात जो की गई है वो आर्थिक दिशा सूचन जो होना चाहिए इन राष्ट्रों का, दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां किस दिशा में जाएगी। हालांकि चाइना ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, और चाइना ने क्यों हिस्सा नहीं लिया ये भी समझने लायक बात है। आज ही की खबर है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की साइन अभी दिख रही है। उसके CPI का जो डेटा है वो मतलब अच्छा आया है। हालांकि उसकी जो क्रेडिट है बैंक लोन्स की वजह से बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना में अभी बाजार खुल रहा है, मार्केट्स में मतलब डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, CPI का जो डेटा है वो अप में है। तो चाइना और रशिया ने जिस तरीके से इस G20 के जो समिट हुआ उसमें जिस तरीके से हिस्सा नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं चाइना का वो कॉन्फिडेंस है कि वो धीरे धीरे वापस अपनी दिशा पकड़ रहा है विकास और प्रगति की जो है। और जिस तरीके से वो पूरा वर्ल्ड का एक वेयर हाउस माना जाता है, वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, तो उसमें चाइना को भी, मतलब चाइना के जो प्रेसिडेंट नहीं आए थे, लेकिन उसकी बजाय जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको साथ लेकर ये मसूदा तैयार किया गया है। तो बिल्कुल ये बात आ रही है कि अर्थतंत्र जो है इन सब देशों में ये महत्व का मुद्दा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी क्राइसिस या जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी मतलब पूरा एक मैन पावर जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या क्लाउड कंप्यूटिंग या बिग मशीन लर्निंग की वजह से अगर जॉबलेस होने वाला है, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम 37 पेज का पूरा मसूदा अगर हम ट्रैक करते हैं, तो उसमें उसको डिवाइड किया गया, हालांकि कुछ ABCDEFGH, तो इन सब जो मुद्दे हैं GHIJ, ये सब जो मुद्दे, उसमें ज्यादातर जो जोर है वो आर्थिक और अर्थतंत्र के मुद्दे पे दिया गया है। जो बी का मुद्दा है एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस एंड सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स, मतलब आपको प्रोग्रेस भी करनी है, तो उसमें आपने हेल्थ, फाइनेंस वगैरह के कोलैबोरेशंस के बारे में बात की है। फिर आपने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब आपने कहीं ना कहीं अगर एनर्जी आपको पैदा करनी है या ग्रोथ लाने के लिए, तो वो एनर्जी आपको रिन्यूएबल सोर्सेज से आप लाएंगे। आप मतलब ये एनर्जी जितना हो सके क्वांटम वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आप लाएंगे। फॉसिल फ्यूल या कोल जो कि कार्बन इमिशन ज्यादा करते हैं, वैसी एनर्जी आप यूज नहीं करेंगे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ 21st सेंचुरी, इनके ऊपर बात की गई है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हो गए। उसमें भी रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उनको पूरा का पूरा कैसे रिफॉर्म करना है। और ग्लोबल डेट जो वल्नरेबिलिटी है, मतलब जो पूरे विश्व का जो जिसको बोले वो क्या बोले डेट जो है, जो लोन वो लोग उठा के जिस तरीके से, मतलब अमेरिका की डेट की अगर हम बात करें तो अमेरिका जिस तरीके से डेट की कगार पे खड़ा है, बैंकिंग क्राइसिस है वहां पे, तो इन सब मुद्दों पे भी बात की गई है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मतलब ई कैटेगरी का जो मुद्दा है उसमें, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने की बात है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेजिलियंस और डिजिटल इकोनॉमी में कैसे होना चाहिए, इन मुद्दों पे बात की गई है। और पॉलिसी एंड रेगुलेट करना पड़ेगा, उसमें भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आप देखिए कोई भी मुद्दा इन 37 पेज का जो आप डिक्लेरेशन उठाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थतंत्र, आर्थिक मुद्दों को लेके बात स्पष्ट रूप से की गई है।
और डिजिटल मतलब सेंट्रल बैंक से वो डिजिटल करेंसी में की दिशा में किस तरीके से जाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा है। और डिजिटल इकोसिस्टम जो फोस्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डिजिटल करेंसी ला रहे हैं तो आजकल हम देख रहे हैं कि 10 रुपए के अगर कोई चाय पीता है तो जीपे से अपना पे कर देता है फोन से। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोसिस्टम को आप कैसे आगे ले जाएंगे। और हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अच्छे जो परिमाण है उसके साथ उसके बुरे परिमाण भी है। हैकिंग वगैरह जो भी हो सकता है, या डुप्लीकेशन क्लोनिंग जो भी हो सकता है, मतलब बैंक के वेबसाइट भी क्लोन हो सकता है, आपके ट्रांजैक्शंस भी क्लोन हो सकता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई। मोटे तौर पे मेरा कहना यह कि कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो इन सब मुद्दों पे बात की गई है, और उसमें अर्थतंत्र, उसमें पैसा, और उसमें लोगों की, अगर मान लीजिए कि लोगों की आप भलाई चाहते हैं तो उसके हाथ में डिजिटल, आपको मतलब उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा देना पड़ेगा। इन सब मुद्दों पे बात की गई। फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज का एक पूरा का पूरा अलग मसूदा रखा गया है एच कैटेगरी के उसमें। और काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है, क्योंकि टैक्स हेवंस में जिस तरीके से पैसा जो टैक्स इवेजन करके बड़े बड़े जो उद्योग घराने होते हैं या शेल कंपनीज के जो बातें आई है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को लेके, तो इन सब मुद्दों पे भी ये डिक्लेरेशन भारत से हुआ है। तो समझ लीजिए आप, अगर ये डिक्लेरेशन हिस्ट्री में कहीं जाना है सही दिशा में, तो आपको पहले तो अपने घर में ही साफ सफाई करनी पड़ेगी और क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। तो मोटे तौर पे अगर आप ये पूरा मसूदा पढ़ेंगे तो इसमें बातें की गई है अर्थतंत्र को लेके, आने वाले दिनों में जो डिजिटल करेंसी का जमाना आने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी का जमाना आने वाला है, उसके ऊपर। और उसमें आप ये टैक्स इवेजन या मनी लॉन्ड्रिंग या जो काउंटरफिटिंग टेररिज्म जो है, टेररिज्म को अगर आपको फाइट करना है, और जो काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी जो टेररिज्म की बात की गई, तो इन सब मुद्दों में कहीं ना कहीं अर्थतंत्र को लेके स्पष्ट रूप से स्पर्श करते हैं। और इसके ऊपर ही बात, और इसके ऊपर ये 37 पेज का मसूदा अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन ही मुद्दों पे, आर्थिक बाबत पे जो चर्चाएं नहीं होती हमारे देश में, इन्हीं मुद्दों पे बात रखी गई है। और ये भारत से डिक्लेरेशन हुआ है, तो मुझे लगता है अब जो बातें आ रही है भारत की कंपनियों की वगैरह, उसमें मुझे लगता है भारत को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और इस दिशा में ये सब कैसे बढ़ता है, डिक्लेरेशन तो आपने कर दिया, लेकिन इस दिशा में ये सब कैसे बढ़ता है ये मुझे लगता है देखना। बिल्कुल ठीक है, आपने डिक्लेरेशन तो कर दिया, और आप आने वाले समय में पता चलेगा कि पूरा जो समूह है, पूरा G20 का समूह है, जो उन्होंने कार्य योजना पर जो सहमति दर्शाई है, उसे कैसे लेके आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपने कहा कि पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम पे ही पूरा आधारित है, और G20 की जो परिकल्पना थी वो भी G7 जो देश थे शुरू के, जो आर्थिक रूप से बड़े समृद्ध देश हैं, उन्होंने पूरी कल्पना की थी पूरी सिस्टम की, इसकी पूरी समूह बनाने की। और लेकिन अगर देखें इसको G20 का जो समूह है उसमें G7 के नाम से जो बड़े टॉप 7 जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, उनका अगर पूरा होल्ड अगर देखें पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे समूह के अंदर, तो उसमें G20 की प्राथमिकता है। जो दूसरे अन्य देश हैं, जैसे अब अफ्रीकन कंट्रीज को भी शामिल किया गया, G21 हो गया एक तरह से। तो ऐसे में जो 7 फ्लोर की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बाद की जो 14 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, 21 अफ्रीका अगर कंट्रीज को हम मिला लें, इसमें अफ्रीकन यूनियन को मिला लें, उसमें उनकी आप सर्वाइव की स्थिति और उनकी जो पोजीशन आज की स्थिति में कितना अंतर देख पाते हैं? देखिए, डिक्लेरेशन जो हुआ है वो डिक्लेरेशन एक पेपर है। अब उस पेपर के ऊपर एक्ट कैसे करते हैं, उसमें G7 के जो मतलब जो कंट्रीज है उनकी जो राय है, उनका जो वर्चस्व है, उनका जो रसूख है, उनको ले। देखिए, डिक्लेरेशन ऐसी चीज है, डिक्लेरेशन होते रहते हैं। क्लाइमेट ऑफ मतलब क्लाइमेट चेंज पेरिस की COP का जो रहता है उसमें भी डिक्लेरेशन होते हैं। तो डिक्लेरेशंस होते हैं, लेकिन डिक्लेरेशंस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें अब ऐसी हो गई है। डिजिटल जो इकोनॉमी बन रही है उसके चलते अब ये मनी लॉन्ड्रिंग से लेके सब कुछ चीजें आसान है। तो उसमें आप मतलब मान लीजिए आपका ईडी, भारत की अगर हम बात करें एजेंसियों की, अगर आपका ईडी, VRI या जो भी आपकी एजेंसीज है, उनकी एक लिमिट होती है एक कंट्री में काम करने की। वो कंट्री के बाहर के जुरिस्डिक्शन में काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर ये पैसा वहां यहां से कहीं चला गया है तो वहां की जो एजेंसीज है उनको काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो G20 का मसूदा जो रखा गया है, जिस तरीके से आर्थिक बाबत के ऊपर जोर दिया गया है कि अर्थकरण की दृष्टि से हमको ग्रो करना है, लेकिन साथ ही साथ कहीं हमको गाइडलाइंस बनानी, हमको एक जिसको बोले वो इकोनॉमिक को पेंसअप भी करना पड़ेगा, ताकि पैसा बाहर ना चला जाए, इस तरीके से दूसरे गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए और वहां से दूसरी समस्याएं पैदा ना हो।
तो इसमें G7 की जो कंट्रीज है या जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह का, तो इनके बारे में मुझे लगता है किस तरीके से चर्चा विचार परामर्श किए गए होंगे, ये तो मुझे लगता है अपने तरीके से रहेगा। डिक्लेरेशन में आया है कि हम ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कोऑपरेशन आपको लाना पड़ेगा इन G20 के कंट्रीज के बीच, G7 के कंट्रीज के बीच। अगर मान लीजिए आज किसी ने, जैसे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो बातें आई है कि आपने ये शेल कंपनीज बना के उसके जरिए पैसा यहां से वापस भारत के शेयर बाजार में डाला, अब वही चीज OCCRP ने की, लेकिन OCCRP हालांकि जॉर्ज सोरोस फंडेड है, तो उसकी चीज को इतना हल्के से नहीं, मतलब स्ट्रांगली नहीं लिया गया, मार्केट से भी रिएक्ट नहीं किया। बट उन्होंने जो बात हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में कही गई थी वो प्रूफ के साथ दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरीके से शेल कंपनीज बनी थी, शेल कंपनीज की मेंबरशिप और ओनरशिप चेंज हो गई, इस तरीके से पैसा आया। तो अब जिम्मेदारी बनती है उन इंटरनेशनल एजेंसीज की, उन नेशनल एजेंसीज की जिनको इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, उस लीडरशिप की, उस पॉलिटिकल इकोसिस्टम की जिसको इसके ऊपर मतलब एक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए नहीं करते एक्ट कुछ भी, तो मुझे लगता है डिक्लेरेशन महज ही डिक्लेरेशन रहेगा। और अगर हम आर्थिक गुनहगारी की अगर हम बात करें, तो आज जिस तरीके से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि दुनिया के कुछ 25% जो लोग हैं वो पूरा का पूरा 75 या 90% जो वेल्थ है उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठे हैं, और बाकी के 75% लोग जो है वो 10% वेल्थ के ऊपर जी रहे हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है, जिसकी बात मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो पहले जो रिपोर्ट आती है उसमें भी की गई थी, तो ये सब चीजों पे इन लीडरशिप को ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको एक्ट करना पड़ेगा। अब हालांकि ये डिक्लेरेशन इंडिया में हुआ है, इंडिया ने लीडरशिप ली है, इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर ये G20 की समिट हुई है। हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से पैरों में जूता पहने बिना लीडरशिप को लेके घूम रहे थे, तो बात बिल्कुल आ गई कि एक वर्ल्ड लेवल के लीडर के उसके आपका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया है, आपका नंगे पैर आप ले जा रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के नेताओं को। लेकिन इन सब मुद्दों में भी आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इसमें भी भारत अग्रसर है, भारत इसमें ऐसा ऐसा काम किया है। और अगर मान लीजिए किसी की भी रिपोर्ट हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, किसी भी बड़े उद्योग घराने के सामने रिपोर्ट हो, क्या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्ट किया कि नहीं किया, तो डिक्लेरेशन होने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दुगनी तिगनी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डिक्लेरेशन भारत की जमीन पे हुआ है, भारत के नेतृत्व के नीचे हुआ है। तो बिल्कुल अब इस दिशा में आप कैसे काम करेंगे, मुझे लगता है इसके ऊपर हम सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने कि जब देश की धरती पर डिक्लेरेशन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं भारत की भी बड़ी भूमिका है इसके अंदर, कि वह इस डिक्लेरेशन को कैसे अमल में लाए और कैसे आगे बढ़ाने के लिए सभी देशों को साथ में लेकर चले। अगर इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण भी निकल के आई कि आर्थिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, जो कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक वो कॉरिडोर जाएगा। तो जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी एक ड्रीम है पूरी जो G20 की समूह का, वह कैसे अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि केवल अभी इस पर प्रस्ताव में जो बात सामने आई है, बनाया गया कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, क्या उसमें जो देशों की सहभागिता होगी, क्या सभी देश अपनी भूमिका अगर पूरी निभा पाए तो निश्चित रूप से वह अमल में आ सकता है। और साथ ही कहा जा रहा है कि चीन के जो वन बेल्ट वन रोड का जो एक इनिशिएटिव है, उसकी काट के लिए अमेरिका के द्वारा सब चीजें इसमें कहीं ना कहीं भूमिका निभाई गई। देखिए, यही मैं बता रहा हूं कि जब मीटिंग होती है ऐसी, जैसे हमने वाइब्रेंट गुजरात के बहुत सारे समिट्स हमने अटेंड किए, तो वहां जब एक माहौल रहता है कि निवेश आएगा, इतने बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं, लेकिन अब जमीनी तौर पर अगर आप देखने जाएंगे तो फिर आपको पता चलता है कि कितना निवेश आया, कितनी नौकरियां हैं लोगों के पास। तो ये सब मसूदे, चर्चा होती है, बातें होती है 3-4 दिनों के लिए, मीडिया में सब आता है। ये बजट जैसा है, बजट जब आता है तो बजट पे क्या बोला जाता है, रेलवे के बजट पे एक जमाने में बोला जाता है कि इतने पूरे के पूरे स्टेशन जो है वो हो जाएंगे। अब एक साल में किसी का घर तक नहीं बनता है 2 या 3 कमरों का। अगर घर मान लीजिए बन रहा है किसी का, एक 1 बेड हॉल किचन भी अगर बन रहा है, तो वो बनने में भी पूरा का पूरा 9 महीना लग जाता है। अगर आपको बरसाती पानी उसमें लगवाना है, मतलब बरसात के सीजन में आपने शुरू किया, बरसात की पानी से वो कंस्ट्रक्शन मजबूत हुआ, उसके बाद उसमें आपने काम शुरू कर दिया, तो भी वो 9 महीना लग जाता है। दूसरे 3 महीने इंटीरियर बनाने में, 1 साल के बाद वो घर आप इनॉग्रेट कर पाते हैं। तो ऐसे में जब बातें आती थी कि इतने सारे रेलवे स्टेशन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो रातों रात नहीं होता। तो ये सब चीजें भी होती है कि ये मसूदा इस G20 की, भारत की जो नेतृत्व में जो समिट हुई उसमें हुआ है, उसमें डिक्लेरेशन हुआ है।
बातें जो आई सामने, जिस तरीके से ऑप्टिक्स बिल्टअप हुए हैं प्रधानमंत्री के पूरी वर्ल्ड की नेतागिरी के साथ, वो कहीं ना कहीं पूरे वेस्टर्न मीडिया ने इसको भारत के 2024 के इलेक्शन के एक तरीके से उसको जिसके कहा जाए कि एक क्या बोले, जोड़ा है। हाँ मतलब उसको एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको बोले, या उसका एक कर्टन रेजर है, उस दिशा से देखा गया कि हर जगह पे जो कटआउट लगे थे दिल्ली में, वो ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी कितने प्रसिद्ध है, कितने फेमस है दूसरे लीडर्स के मुकाबले, तो उनका जो कटआउट होता था वो सबसे बड़ा और बाकी के लोग नेताओं का कटआउट छोटा। तो मुझे लगता है, देखिए जब ऐसी आप मैसेजिंग करेंगे तो थोड़ी आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल आज देखिए जो G20 के जितने भी नेशन हैं उनको चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है, लेकिन एक ठीक है, अब आपने कह दिया कि आपका सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, तो वो कहने का एक तरीका होता है, उसमें आप दूसरे नेताओं को नीचे नहीं दिखा सकते। डिप्लोमेसी की दुनिया में सबसे बड़ी चीज, और ये नोट किया जाता है, आप समझने की कोशिश कीजिए, भले वो पॉलिटिकल लीडरशिप नोट नहीं करेगी, वहां का मीडिया नोट करेगा, वहां के थिंक टैंक्स नोट करेंगे, वहां की जो सामाजिक संस्थाएं होगी वो नोट करेगी, ये सब बहुत, क्योंकि ये जो समिट्स होते हैं G20 वगैरह के, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उसमें उनके जो फाइनेंशियल बैंकर्स होते हैं वो भी आते हैं, जैसे यानेट येलेन ने पूरा का पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, तो ये सब चीजें होती है सब। अब अमेरिकन कंटिजेंट को जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर के बीच जो मुलाकात हुई उनके घर में, वो कवर नहीं करने दिया गया था, उनको नहीं जाने दिया गया था, तो ये सब चीजें उसमें आती है, समझने की कोशिश। और उस दिशा में जब ये बातें आती है तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपने अपने घर मेहमान बुला के आपने उनको दिखा दिया कि आपकी औकात क्या है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में मेहमान को बुलाते हैं तो उनका आदर सत्कार सही तरीके से कीजिए। मैं बड़ा और आप छोटे, ये आप अपने घर में नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश करें, आप जब मेहमान बन के कहीं जाते हैं तो भी ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जो शास्त्रों की जो परंपरा है उसमें कहीं नहीं लिखा है। अगर आप शास्त्रों को भी स्टडी करेंगे, अगर देव दानवों वाली जो बात होती है उसमें भी आप स्टडी करेंगे, तो दानव भले ही जिस तरीके से थे, लेकिन उनको देवों ने हमेशा एक रिस्पेक्ट दिया है, उनको घर पे बुला के नीचा नहीं दिखाया है। तो ये जो हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं एक उसका जो दिशा सूचन आया है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये समझ गया है कि ये एक तरीके से एक कर्टन रेजर था 2024 के इलेक्शंस के लिए। तो हमें ये देखना है, हमें ये अभी तक तो कुछ बातें आई नहीं है बीजेपी के मीडिया सेल से या IT सेल से, तो ये बातें आनी शुरू होगी अब कि देखिए G20 में हमने ऐसा ऐसा किया, इतना इतना किया, ये सब किया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिटिकल जिसको बोले कैंपेनिंग 2024 को लेके, उसको लेके पूरा का पूरा जो बेस था वो तैयार हो चुका है, और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा ये देखना है। अब ये डिक्लेरेशंस जो हुए हैं, ये डिक्लेरेशंस को एज अ इंडेक्स कहीं ना कहीं लिया जाता है। आने वाले दिनों में और भी डिक्लेरेशंस होंगे, और भी G20 समिट्स होंगे, और भी देश उसकी लीडरशिप लेंगे, तो वो उस दिशा में उस तरीके से डिक्लेरेशन करेंगे। इसमें से देखेंगे कि कितने मुद्दों पे काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो डेटा होता है, नंबर्स होता है। अगर जमीनी तौर पे अगर आप देखने जाइए, ये डिक्लेरेशन आइडियली जमीनी तौर पे इंप्लीमेंट करना इतना पॉसिबल और प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें देखा क्या जाता है, ऊपरी तौर पे आइवरी टावर में बैठे लोग वो जो बात करते हैं कि इतने एयरपोर्ट पर इतनी प्रोग्रेस हुई, ये सब हुआ, जमीनी तौर पे पर कैपिटा इनकम के बारे में इसमें कहीं बात नहीं की गई कि लोगों की पर कैपिटा इनकम, आज मान लीजिए कि भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो $2300 प्रति साल है, अमेरिका की कुछ उससे भी ज्यादा है, चीन की उससे भी ज्यादा है, चीन की $12,000 प्रति साल है प्रति व्यक्ति। तो इन मुद्दों पे बात नहीं की गई। आप कहीं पे भी पर पर्सन पर कैपिटा अगर आप दिखा दे मुझे, तो ये मुद्दों पे बात नहीं की। तो जमीनी तौर पे जो होना चाहिए इसके ऊपर बात अभी नहीं हुई है। मोटे मोटे तौर पे राष्ट्र मिलके पूरी दुनिया को कैसे प्रगति की तरफ ले जाएंगे, प्रगति की तरफ अगर ले जाना है, विकास की तरफ अगर ले जाना है, अर्थतंत्र की अगर हमको बातें करनी है, तो अर्थतंत्र में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा अभी मुद्दा है। तो टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए अगर अर्थतंत्र को बढ़ाना है तो उसमें उसके कुछ सेफगार्ड पॉइंट्स भी रखने पड़ेंगे। तो ये सब बातें इसमें की गई। और अगर ये प्रगति और विकास की बातें करनी है तो सब राष्ट्रों को कैसे साथ में आके एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई बोलेगा हम कोल की एनर्जी यूज करेंगे, फॉसिल, तो ये नहीं, आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, क्योंकि जब आप विकास और प्रगति की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है एनर्जी कंजम्पशन।
तो एनर्जी कंजम्पशन जो है, ऊर्जा की जो कंजम्पशन है, वो आप कैसे करेंगे? तो आप वर्ल्ड को भी आपको पोल्यूट नहीं करना है, कार्बन एमिशन के नॉर्म्स को भी ध्यान में रखना है, क्लाइमेट चेंज के जो मसूदे उसको भी आपको ध्यान में रखना है, सस्टेनेबल है, आपको एक ग्रोथ लाना है। तो ये सब जमावड़े जो होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है राष्ट्र के विकास की, और पूरे समूचे राष्ट्र का विकास, उस विकास मतलब राष्ट्र के विकास का जो दर है वो विश्व के विकास में कैसे हिस्सेदारी अपनी मतलब रजिस्टर करवाएगा, दर्ज करवाएगा, इसके ऊपर बात है। और उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन, अगर हम 5 इकोनॉमीज जो वर्ल्ड के वो बात करें या G7 की बात करें, तो उसमें क्या कौन करेगा, ये सब चीजें मोटे मोटे तौर पे। क्योंकि आज देखिए इतने सारे नेता इकट्ठा हुए, 37 पेज का डिक्लेरेशन, 37 पेज का डिक्लेरेशन मतलब वो जो नेताओं ने जो भी देश ने जो भी प्रेजेंटेशन दिया होगा, उसमें से कुछ एक मुद्दे उठाए, और वो एक मुद्दों मतलब वो मुद्दों को साथ रखते हैं, उनके ऊपर सबने चर्चा की, सबने सलाह मशवरा किया, किसी एक मुद्दे पे एग्री हुए, किसी पे डिसएग्री हुए, और बाद में ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आया है। तो ये सब चीजें होती है। अब इसको हम एज अ गाइडिंग फोर्स लेके कि ऐसा ही होगा, ये मान के चलना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, ऐसी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको साथ लेके चलना एक बड़ा मुश्किल काम तो है ही। और साथ में अगर आपने पूर्व में भी कहा कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग नहीं आए, और उसके जो राष्ट्रपति हैं पुतिन भी नहीं आए, तो ऐसे जो बड़े दो मुख्य चेहरे थे, जो दो मुख्य शख्सियत हैं G20 समूह की, वो दोनों की अनुपस्थित थी। उससे क्या संदेश है, क्या मायने? नहीं देखिए, जिस तरीके से डिक्लेरेशन आ गया, जिस तरीके से कम्युनिक बाहर पड़ा, तो ये ठीक है, वो नेता नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, बात हो गई। नेता अपने तरीके से अपने रीजनिंग की वजह से नहीं आए। हालांकि रशिया और यूक्रेन के बीच जिस तरीके का समस्या और समाधान और जो घमासान चल रहा है, उसको लेके पुतिन कहीं बाहर नहीं निकलते। वैसा ही जी जिनपिंग का है। जी जिनपिंग पिछले दिनों में सिर्फ 2 जगह गए, एक साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स की समिट में और एक रशिया में, क्योंकि दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर आते तो भारत की जो सीमावर्ती जो राज्य की जो समस्या है, उसके ऊपर जो चर्चा या विचार विमर्श करना है, उसके ऊपर शायद बात हो पाती, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि वो नहीं आए। तो उनका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि वो इन मुद्दों पे शायद बात करना नहीं चाहते हैं, वो अपना रुख अपने तरीके से रखना चाहते हैं। और इसमें मुझे लगता है भारत भी अपना रुख वैसे ही रखेगा। और बेनिफिट ये, एक चर्चा में मैंने हिस्सा लिया था, उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीन कुछ आक्रमण कर देगा? अगर ऐसे चीन ने आक्रमण किया तो 2024 बिल्कुल ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि उस समय उनके पास पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा था। अगर चीन ने इस बार कुछ ऐसी गलती कर दी, और अगर मान लीजिए भारत ने जवाबी कार्यवाही में ऐसा कुछ कर दिया, जवाबी कार्यवाही भारत करेगा ही करेगा क्योंकि इलेक्शन का साल है, तो बिल्कुल ये मतलब उसके लिए एक ब्राउनी पॉइंट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैंपेनिंग के मुद्दे में लिया गया था, उसी तरीके से इसमें भी है कि हमने चीन के भी दांत खट्टे कर दिए, चीन को भी लाल आंख दिखा दिए। सब छोटा अगर भी मान लीजिए अगर कुछ ऐसा सफल होता है तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होने की संभावना कम है। पूरी की पूरी जो विश्व की नेतागिरी है, इन मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात की है, जो बातें सामने आई है, जिस तरीके से ये बात पेश हुई है, जो मसूदा पूरा का पूरा है, डिक्लेरेशन हुआ है, तो उसमें पीस एक महत्व का मुद्दा है, ग्लोबल पीस। तो मुझे लगता है ये मुद्दे डिप्लोमेटिकली अगर इस दिशा में ये बाकी के राष्ट्र मिलके, क्योंकि ये सब नाटो राष्ट्र भी थे उसमें बहुत सारे, तो ये मिलकर क्या इस चीन के मुद्दे के ऊपर काम कर पाएंगे भारत के साथ, या भारत को ऐसी मतलब देखिए भारत को आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए भारत का जो महत्व का स्थान है इसकी वजह से लिया जाए। 60% हम लोग अब तक तो रशियन इन्वेंट्री पे सस्टेन कर रहे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस लेवल का था नहीं, आज ये सब आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भारत मतलब एक लीडरशिप के रोल में अभी धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन ये जो समस्या, ये जो ग्लोबल डायनामिक्स होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। अब उसमें मान लीजिए चीन के साथ रशिया और मिडिल ईस्ट का जिस तरीके से झुकाव चीन और उनके साथ है, क्योंकि एक पूरी की पूरी रिफाइनरी सऊदी अरब को चाइना में डाल रहा है, जो रिफाइनरी का मतलब एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भारत में आने वाला था वो नहीं आ रहा है, अभी नहीं आया है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ये चीन में चला गया है। 3 लाख बैरल प्रति दिन की प्रोसेसिंग करने वाली रिफाइनरी चीन में लग रही है।
तो इन सब मुद्दों को आपको देखना पड़ता है, और ऐसे में क्या मैसेज दे रहे ये दो राष्ट्र समूचे विश्व को कि क्या ये बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्या ये अपने तरीके से अपना जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है युआन के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर तो ट्रांजैक्शंस लगे हैं, तो चाइनीज युआन एक्सेप्ट होता है वहां पे। एक जमाने में भारतीय रुपया भी एक्सेप्ट होता था, लेकिन फिर भारतीय रुपया जो है उसका इनके पास पूरा का पूरा मतलब भंडारा हो गया है, अब वो क्या करेंगे उसका पता नहीं। तो ये सब मुद्दे जो होते हैं वो बहुत वोलेटाइल रहते हैं, किस दिशा में क्या कैसे बदलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। डिक्लेरेशन भारत की जमीन पे हुआ, इंडिया में हुआ और दिल्ली में हुआ, सब राष्ट्र ने इस पे सहमति दर्शाई, एक कम्युनिक इश्यू किया गया। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि, और इसमें सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो आर्थिक बाबतों का है, जिसके ऊपर आज मीडिया बात भी नहीं करता है। तो मुझे लगता है क्योंकि जेब में पैसा ये बहुत जरूरी चीज है बात करने के लिए, कि जेब में जो पैसा होता है इंसान के, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। नोटबंदी के टाइम पर हमने देख लिया कि वो कॉन्फिडेंस किस तरीके से चला गया था इंसान का। कोरोना के काल में भी हमने देख लिया कि पैसा नहीं होने की वजह से कितने लोग परेशान हुए। तो जेब में पैसा वो इंसान का एक कॉन्फिडेंस होता है, और वही किसी राष्ट्र की आर्थिक, जिसको बोले कि इंडिकेशन होती है कि वो राष्ट्र कितना स्ट्रांग है इकोनॉमिकल। तो मुझे लगता है ये मुद्दा इन 37 पन्नों का जो मसूदा उसमें दिया गया है, और कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दों के ऊपर अब समय आ चुका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी फोकस करे और इसके ऊपर चर्चाएं करे। बिल्कुल 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 क्या आर्थिक मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं और आम आदमी के जीवन से जुड़े वही विषय हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। अच्छा, साथ में जो देखी गई जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई, या जो जैसे चीन की जो सीमा का जो लगातार उल्लंघन करता है चीन हमारी सीमाओं का, तो इस तरह के मुद्दे थे, उस पर किसी भी कंट्री का कोई नाम नहीं लिया गया। टेररिज्म की बात की गई कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन किसी कंट्री का नाम लेने से परहेज किया गया। ना पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का नाम लिया गया। तो ऐसे कौन सी व्यवस्थाएं थी, ऐसे कौन से कारण थे जो इन देशों को नाम लेने से बचा गया? नहीं, ये डिप्लोमेटिक होता है, इसके ऊपर किसी राष्ट्र की सहमति होती है, किसी की नहीं होती है। और ज्यादातर G20 में जो नाटो राष्ट्र थे वो होने की वजह से, अगर आप मान लीजिए किसी एक राष्ट्र को ऐसा घोषित करते हैं इन्वेजन करने वाला राष्ट्र या ये सब, तो बहुत समस्याएं हो जाती है। फिर एक मत जो होता है वो नहीं बिल्टअप होता है, वहीं टेबल पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, और कम्युनिक भी आप शायद इश्यू ना कर पाए, डिक्लेरेशन भी आप ना ले पाए। तो ये मीटिंग्स का आशय क्या होता है कि आपने सक्सेसफुली सभी को संभाला, सक्सेसफुली सभी के ऊपर एड्रेस किया और एक डिक्लेरेशन लेके आए। डिक्लेरेशन आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, कम्युनिक जो होता है वो आपकी सबसे बड़ी जीत होती है कि आपने सबके साथ सौहार्द रख के, मतलब ये कैसा होता है कि मान लीजिए किसी बड़े घर में जॉइंट फैमिली रहती है, 4-5 भाई होते हैं, समस्या होती है, तो घर का कोई एक जो बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो आके समस्या सुलझाने की कोशिश करता है, और जब सब मान जाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, ये बड़े बुजुर्ग ने सही तरीके से उसका जो मुद्दे का जो समस्या था उसका निवारण किया। तो ये सब मीटिंग्स ऐसी होती है, उसमें बड़े बुजुर्गों को अपने तरीके से ही रहना पड़ता है, और घर में जो समस्याएं होती है, मतलब यहाँ पे घर मतलब पूरा विश्व, तो उसमें जो समस्या होती है उसमें किसी का नाम लिए बिना आपको इन समस्याओं का निवारण भी लाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसको एक डॉटेड लाइन पे लेके जाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम एग्री होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो ये चीज जो है उसमें राष्ट्र का नाम लिए बिना ये करना मुझे लगता है चैलेंज है, और ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स, हमारे जो G20 के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने मुझे लगता है एकदम सही तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश की। भारतीय राजनीति के अंदर की जो भारत की राजनीति, अंदरूनी राजनीति में, उसमें G20 का आयोजन और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक रहता है उनका किसी चीज को इतनी बड़ी मार्केटिंग कर देना, G20 जैसे उन्होंने पूरे आयोजन को जितना बड़ा बनाया है, तो जो भारतीय राजनीति लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आप किस तरह से पूरे आयोजन को, पूरे विषय को देखते हैं? नहीं, जैसे पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इस चीज के ऊपर बात की है कि ये कहीं ना कहीं एक ऑप्टिक बिल्डिंग और आई बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, ये एक तरीके का कर्टन रेजर था, एक तरीके का प्रीकर्सर था 2024 के जो लोकसभा के पोल। सर, मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक डिबेट में कि G20 और राम मंदिर ये मुद्दे छाए रहेंगे। हालांकि नाम बदलने की जो बात है, भारत या इंडिया में से भारत तो आपने कर दिया, G20 में नेम प्लेट्स वगैरह पे आपने लग दिया, तो अब मुझे लगता है इन सब मुद्दों पे चर्चा नहीं, लेकिन 18 से 22 के बीच जो सेशन होने वाला है
उसमें G20 को लेके किस तरीके से बातें पेश की जाती है, उसके बाद जो मतलब बीजेपी के आईटी सेल या उनके जो प्रवक्ता है वो किस तरीके से उसको ले जाते हैं, उसकी ब्लिट्जक्रिग मार्केटिंग छोटे से छोटे गांव में, क्योंकि छोटे से छोटे गांव में लोगों को पता नहीं होता ना G20 क्या है, समझ लीजिए। तो जब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा हुआ, इतने बड़े नेता है, तो गांव वाला जो किसान है वो तो मतलब पागल हो जाएगा कि कभी भारत में ऐसा हुआ ही नहीं। और मोदी जी का एक स्टाइल है, वो हर एक चीज, हर एक उसमें मार्केटिंग और अपना मतलब किस तरीके से उसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है, पॉलिटिकल वो उनका आता है। अगर आप उनको अपने घर पे सत्यनारायण की पूजा है उसमें भी इनवाइट करेंगे तो उनको पता है प्रशांत कौशिक को कैसे बड़ा बनाना है और उसमें से कैसे मतलब माइलेज लेना है, जाके जहां पे कि पूरा कौशिक समुदाय उनके साथ जुड़ जाए। तो वो पूरे कौशिक समुदाय के बारे में हिस्ट्री लेके आएंगे, वहां पे छोटी सी स्पीच देंगे, बात करेंगे और पूरा कौशिक समुदाय सोचने लग जाएगा कि इनको तो ये भी पता है। तो उनमें वो एक है कि वो हर एक चीज को, छोटे से छोटी इवेंट को भी उसका मतलब उसमें ब्राउनी पॉइंट्स कैसे स्कोर करे एक नेता के तौर पे। देखिए, जब बात आती है नरेंद्र मोदी की और दूसरे किसी राजनेताओं की या दूसरे किसी राजनीतिज्ञों की, तो उसमें बात यही है कि नरेंद्र मोदी इज अ 24/7 पॉलिटिशियन। वो अगर आपके साथ बात कर रहे होते तो वो सोच रहे होते कि इसमें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स को कैसे स्कोर करें। तो ये चीज उसमें है, उसी की वजह से आज देखिए G20 को जिस अब अभी वेट कीजिए, G20 का जिस तरीके से कैंपेनिंग होगा ना, वो आपने सोचा नहीं ऐसा कैंपेनिंग हो, मैं आपको गारंटी के साथ बता। बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा जो स्कूल में अभ्यास करता है उसको भी पता चल जाएगा G20 क्या है, क्या हुआ, किस तरीके से भारत ने किस दिशा में इसमें मतलब एक डिक्लेरेशन दिया। डिक्लेरेशन कितनी बड़ी चीज है, छोटे से छोटा दूर दराज के गांव का बच्चा अगर इसके ऊपर बात ना करे आने वाले दिनों में, तो आप मुझे याद कीजिएगा। ये इसीलिए जो वर्ल्ड का मीडिया है जहां पे कटआउट हुए, जो भी हुआ, लीडरशिप, ये सब बातें ये सही नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन ये किया गया है, और ये किया गया इसलिए, ये इसीलिए किया गया। तो 18 से 22 का सेशन मुझे लगता है उसमें हम चर्चाएं ना करें, चर्चाएं सुने, और उसके बाद जो चर्चाएं आज हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो हिमांशु भाई से जो बातें हुई थी उसमें ये बातें बिल्कुल सही जा रही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो निश्चित रूप से आने वाला समय और बताएगा कि G20 की बातें कहाँ तक कैसे विस्तार दिया जाता है, उन बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, लास्ट में इस पे प्रश्न निकल के ये आता है कि हमारे देश में पूर्व में भी आयोजन हुआ है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था, सभी जानते हैं, और बड़ा आयोजन था वो भी। लेकिन जिस तरह की आज के दौर में हम देखते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे आयोजन की, जो एक आम आदमी पहले देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय चीजों से थोड़ा सा उसका जो विषय था अलग था, लेकिन अब जो जोड़ा जा रहा है उसे राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी से, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय पता चल जाएगा G20 की ब्रांडिंग किस तरह से होती है। तो ये जो अंतर आया है इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपको मैं कहता हूँ, मैं बहुत ही बाजारी आदमी हूँ, बहुत घूमता रहता हूँ, देखता हूँ। सोशल मीडिया उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में एक लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम थी, दूरदर्शन था, प्रसार भारती था, तो इनके ऊपर समाचार आते थे, लोग समझ लेते थे, हो जाता था, विजुअली आपको पता नहीं चलता था। आज जो है वो जमाना सोशल मीडिया का है, इतने सारे रीजनल चैनल्स हैं, हर कोई रीजनल चैनल G20 कवर कर रहा था, आप समझ लीजिए। जो फीड आती थी वो गवर्नमेंट से ही आती थी, वो कोई फीड मतलब किसी प्राइवेट ब्रॉडकास्टर से कम आती थी। प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स का एक मतलब, वहां पे अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो खड़ा किया गया था वहां पे आप देखें, बहुत सारे सोशल मीडिया में आप देखना, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर डेवलप किया गया था, क्योंकि मीडिया का अब आपको जरूरत इसलिए कि आपको ये दिखाना है पूरी दुनिया को, पूरे भारत को। और मैं हालांकि जन्माष्टमी होने की वजह से हमेशा द्वारका होता हूं जन्माष्टमी के दिनों में, तो द्वारका में था, आसपास के गांवों में घूम रहा था। मतलब एक चरवा होता है, वो मोटरसाइकिल लेके जो अपने भेड़ बकरियां चरवाने जाता है, तो वो मोटरसाइकिल पे बैठ के शांति से अपना डेटा ऑन करके वहां पे इंटरनेट का सिग्नल आता है, तो वो G20 के बारे में देख रहा था। ये मैंने देखा है। तो ये सब चीजें आप पहले के जमाने में नहीं होती थी, और अब जो होती है तो उस दिशा से होती है कि जब ये ब्रांडिंग करने की बात आएगी तो आधा ब्रांडिंग हो चुका है इसका। मतलब नंगे पैर एक नेता का चलना और उसके पीछे दुनिया के सब नेता अपने जूतों में चलना, तो ये कहना कि ये विश्व गुरु के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है इनको,
या भारत लिख के जो प्लेट लगा के बोलना कि ये एक्सेप्ट किया गया है। तो ये सब चीजें, इलेक्शंस जो है ना वो इमोटिव इश्यूज पे फाइट किया जाता है। ये इमोटिव इश्यूज है कि आज हमको हमारी पहचान मिली, पूरे अब तक हम इंडिया के रूप से जाने जाते हैं, हमको भारत के रूप में देखा जाता है। हमारे नेता जो है वो नंगे पैर चलते हैं, बाकी के नेता उसके पीछे बूट मोजे में चलते हैं। लेकिन भाई साहब ये है नेता का दम। तो ये इमोटिव इश्यूज होते हैं और इमोटिव इश्यूज पे इलेक्शन फाइट किए जाते हैं। भले एक वर्ग जो होता है, इंटेलेक्चुअल वर्ग, इसको मानेगा कि ये सही है नहीं है, पॉलिटिकल वर्ग इसके ऊपर डिबेट कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी, एक चरवाहा जो मोटरसाइकिल पे शांति से पेड़ के नीचे बैठ के डेटा अपना ऑन करके छोटा सा स्मार्टफोन उसमें G20 देख रहा है, तो उसको तो लग जाता है कि भैया यही नेता है, फिल्म पे हीरो की तरह। तो पूरे के पूरे भारत में जो है वो इस दिशा में बातें चल रही है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसका जैसे ब्रांडिंग जैसे धीरे धीरे होगा कि क्या उपलब्धियां हुई है जो कभी तक कहीं विश्व में नहीं हुई है, ऐसा हमने किया, गाजे बाजे के साथ जो भी काम करना वो गाजे बाजे के साथ करना, उसका जो मतलब उसको मार्केटिंग ब्लिट्ज की तरीके से ले जाना, उसको एक मार्केटिंग गिमिक के तौर पे रखना, वो फिर चाहे भले जुमला ही हो, ये बीजेपी से ज्यादा और ये जो नेतागिरी इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। वो कोई भी नेता करने की कोशिश करेगा इसको मतलब अब रिप्लिकेट करने की, तो वो शायद सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन ये जो जिस तरीके से करते हैं तो एक विश्वास बैठ चुका है पब्लिक को कि नहीं ये जो बोलते हैं वो सही है। वो भले चाहे उसमें थोड़ा बहुत 21-22 हो या जो भी है, लेकिन वो एक चीज आ गई है। छोटे से छोटी चीज करो और बड़े पैमाने पे उसकी घोषणा करो, हो ना हो वो अलग चीज है, बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो वो अलग चीज है। इसमें यही होने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन घोषणा उस तरीके से की जाएगी कि मतलब हो गया, भारत विश्वगुरु बन गया, भारत के नेता है उसके वैश्विक नेता के तौर पे वो शामिल हो चुका है, उसका एक्सेप्ट। यही विजुअल्स चलेंगे, आप देख लेना है, नंगे पैर वाले जो लीड कर रहे थे मोदी जी, यही विजुअल्स चलेंगे हर एक चुनाव के। उसमें आप देख लीजिएगा, उसकी एक फिल्म बनी होगी, G20 में जो कुछ बात कहीं कही होगी, कोई स्पीच दी होगी, उसकी फिल्म बनी होगी। हम अभी के जो चुनाव हो गए 2024 के, उसमें बीजेपी के जो लोग हैं वो घर घर जाके यही बोलेंगे कि 75 साल के बाद शायद हमारे पास ऐसा नेता ना हो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल है 75 साल के बाद आपको राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी। तो ये आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में आप देख लीजिए 2014 में मोदी साहब आए थे, कहां से कहां का बाइडन यहाँ पे आता है, वो नंगे पैर, यही विजुअल्स चलेंगे, उसकी कॉर्पोरेट जैसी फिल्म बनेगी, सब जगह पे चलेगी, उसका पब्लिसिटी होगा और ये एक तरीके से जनमानस में ये बात बैठा ही जाएगी कि यही नेता है। तो जो बात आ रही है ना 2024 की कि सब जगह से घिरे हुए, लेकिन उनके 20 करोड़ कमिटेड जो वोटर्स और कार्यकर्ता जो है वो इस चीज को हर एक घर पे ले जाए। क्योंकि 2012 में यही गुजरात में हुआ था कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हो। 2012 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न अराउंड हुआ था लोगों का। तो 2024 में आप देख लीजिए, ये चर्चा आप संभाल के रखिएगा, ताकि जब हो तब आपको ये संभाल के कट करके सामने रखने में हो। हम किसी पक्ष से या ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर जो होने वाला है राजनीति में तो हम उसके बारे में बात करें। हम किसी पक्ष या किसी विचारधारा के साथ नहीं जुड़े, इसलिए हम तो चर्चा कर रहे हैं। तो ये और उसमें भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से मतलब एक रेकन फोर्स के तरीके से खड़ी होती है, गठबंधन किस दिशा में, पूरी जो बात है बेरोजगारी और महंगाई की, वो कैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि हम संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात है G20 के आयोजन होता है देश के लिए, बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है देश के अंदर, और उसमें दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं आर्थिक रूप से वो भी शामिल होती हैं, और उसके जो डिक्लेरेशन सामने आता है, अच्छी बात है कि सहमति के द्वारा डिक्लेरेशन हुआ, और क्योंकि भारत की भूमि पर ये आयोजन होता है तो उसकी अगर सब सम्मति से डिक्लेरेशन सामने आए तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं मंच पर। और साथ ही अब जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, जैसे कि बात आई कि G20 राजनीतिक रूप से क्या लाभ बीजेपी को मिलता है या प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। और विपक्ष इसी काट के लिए कौन से मुद्दे सामने लाता है, कितनी प्रमुखता से रखता है, सब भविष्य की गर्भ में इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आगे चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं हिमांशु जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, इन्होंने बहुत ही सार्थक विश्लेषण पूरी चर्चा का किया, पूरे विषय का किया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत
और मैं सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।